हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो बात करने वाले हैं 2022 में जो जैक बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उन्हीं पर बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि बॉटनी के जो वीडियो बनेगा वो अलग बनेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक बॉटनी एक जूलॉजी, ठीक है। तो आपको हम बता दें बॉटनी के अलग क्वेश्चन बनेंगे और जूलॉजी के अलग क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो उसके वीडियो भी अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि आपका जो है टोटल 5 सेट जो है बॉटनी का होगा, 5 सेट जूलॉजी का होगा, ठीक है। ये उनमें से क्या होगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को और भी इनसे जो इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए भी वीडियो आपको अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पहला जो आप लोगों के सामने पेश करेंगे मॉडल सेट 1 का, ठीक है। तो जिसमें हम लोग बॉटनी में पहले बात करेंगे फिर जियोलॉजी का बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको बता दें यहाँ पर आपके जैसा कि बोर्ड में आप देख सकते हैं आपका पूरा क्वेश्चन हम पहले नोट कर दिए हैं ताकि आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, उनके ऑप्शंस भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि आप लोगों को इसमें समझ पाएंगे आप ठीक से। चलिए तो हम बात करेंगे मॉडल सेट 1 का। इसी तरह जिस तरह मॉडल सेट 1 है इसी तरह करके 2, 3, 4 इस तरह से आपका 5 तक का बॉटनी का होगा और 5 जूलॉजी होंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला है, एकदम एग्जाम में आने वाला, एक ही एग्जाम आने वाला है। हम अपने भाषा में इसको बोलते हैं आई तो, यानी आने वाले क्वेश्चन है, आई तो बोलते हैं इसको। तो सवाल है मेरा पहला नंबर कि पारिस्थितिक तंत्र में, ध्यान दीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहता पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, 2 दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है, सभी दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं, मतलब किसी भी दिशा में ना हो, है ना। आपका ये ऑप्शन से दिया हुआ है ना। तो आपको बता दें कि ऊर्जा जो प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है। इस चीज को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए एकदम जो है कि ऊर्जा का जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ओनली एक दिशा में। कौन से दिशा में? एक दिशा में। हम इस पर यहाँ सही का टिक लगा दिए, ठीक है। तो एक दिशा में होगा, कौन से दिशा में? एक दिशा में। चलिए तो हम इस पर मार दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहता है क्या निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस है? कौन? हाइड्रो, ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, ऑप्शन सी O2 मतलब ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी NH3 जिसको कहते हैं आप लोग अमोनिया क्लोराइड, है ना। सॉरी अमोनिया के बाद। तो क्या बोले आपको? तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या बोले? निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? ये भी आपको याद रख लेना है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन है? बोलो CH4, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मीथेन। देखिए ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंपॉर्टेंट है कि सॉरी ग्रीन हाउस जो गैस है वो कौन है? तो CH4, इसी को क्या कहते हैं? बोले मीथेन। तो इस पर हम टिक मार देते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा भी गया है। कहता है कि परागकण का बाह्य चोल, परागकण का जो बाह्य चोल है वो किसकी बनी होती है? हम अगर आप थोड़ा सा बात करें इस जगह आप देख सकते हैं ये परागकण है और ये इनके बाह्य चोल है। बाह्य चोल का मतलब उसके बाहरी दीवार का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परागकण का ये जो बाहरी दीवार है, ये बाहरी दीवार किसकी बनी हुई रहती है? किस रासायनिक पदार्थ का? वही सवाल बोल रहा है कि परागकण का बाह्य चोल एग्जाइम किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है। सवाल क्या है कि परागकण का बाह्य चोल यानी एग्जाइम किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया ए नंबर टेनिन का, ऑप्शन बी सेलुलोज का, ऑप्शन सी स्प्रोपोलिनिन का और ऑप्शन डी लिग्निन का। तो आपको बता दें कि परागकण का जो बाह्य चोल है जिसको आप लोग एग्जाइम कहते हैं वो एग्जाइम बना होता है स्प्रोपोलिनिन का। किसका बना होता है? बोलो स्प्रोपोलिनिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आ भी सकता है, एकदम 99% में आप रखिए इनको, ठीक है। चलिए अगला तो कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या बात कर रहा है कि डीएनए का एक से अधिक कॉपी बनना, ध्यान दीजिएगा, डीएनए का एक
एक जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं ना कि एक कॉपी है मैं ना, उसी का बहुत सारा जीरोक्स निकालते हैं, ठीक उसी तरह कहता है कि डीएनए का एक से अधिक कॉपी बनना आई एम्प्लीफिकेशन होता है। तो किसके द्वारा होता है वो? एक नंबर सदर्न ब्लोटिंग के द्वारा, बी नंबर पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, सी नंबर ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, डी नंबर क्या कहता है, फ्लोरेसेंट क्रोस्कोपी। तो आपको बता दें ये होता है किसके द्वारा? पीसीआर के द्वारा। तो डीएनए का जो कॉपी बनना है, डीएनए का जो बहुत सारे जो कॉपी बनता है वो पीसीआर के द्वारा बनता है। ये पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब अगला चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक, एक होता है जीनोटाइपिक का, दूसरा क्या होता है फिनोटाइपिक, ध्यान रखिएगा। तो द्विसंकर का क्रॉस का बात बोला है ना, तो एक होता है फिनोटाइपिक, एक होता है जीनोटाइपिक। हाँ, तो फिनोटाइपिक अनुपात होता है, ऑप्शन आपको दिया है 3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:3:3:1, ऑप्शन डी 9:7। तो आपको बता दें मटर के पौधे में जो द्विसंकर क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो है ये है 9:3:3:1, मतलब ये आपका जो है सही है, ठीक है। तो आपको हम बताते हैं इसका जो जीनोटाइपिक अनुपात होता है वो होता है 1:2:1, फिर उसके बाद जो है 4:2:1, मतलब ये इस तरह का उसमें से आपका रहेगा, ठीक है। चलिए हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बोले आपको क्या कि मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात है ना। सवाल है कि मटर के पौधे में द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात है, क्या है? नंबर 1 में ए नंबर 3:1, बी नंबर में 1:2:1 और सी नंबर में 9:3:3:1 और डी नंबर में क्या है 9:7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर, मतलब 9:3:3:1। चलिए अगला सवाल है नारियल का खाने योग्य भाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है नारियल का खाने योग्य भाग है, तो नारियल का हम लोग कौन सा भाग जो है खा पाते हैं, मतलब नारियल का कौन सा भाग खाना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है बाह्य फलवृत्ति, इसी को कहा जाता है एपिकार्प, बी नंबर में दिया है मध्य फलवृत्ति, इसी को मेसोकार्प कहते हैं, और सी नंबर में बोला अंत फलवृत्ति, इसी को इंडोकार्प कहते हैं, और डी नंबर दिया है भ्रूणपोष, इसी को इंडोस्पर्म कहते हैं। आपका सवाल है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल का जो भाग खाया जाता है वो कहता है भ्रूणपोष, मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो डी नंबर इसका सही होगा, है ना। तो इन्हीं का इंडोस्पर्म खाया जाता है, भ्रूणपोष को खाया जाता है। चलिए ठीक है, तो इनके अब आगे जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर तक कंप्लीट होगी, आप 7वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आप लोगों का 6 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, अब 7वां नंबर बात कर रहे हैं। तो कहता है आपको क्या कि डीडीटी है, तो सबसे पहले आपको डीडीटी का पूरा नाम बता दें। डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। बोले कि जो डीडीटी होता है इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो सवाल आपका है कि डीडीटी है आखिर क्या है? ए नंबर दिया है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन बी जैव अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर इसके ऑप्शंस बोल देते हैं आपको। ऑप्शन ए में बोला है जैव निम्नीकरणीय, ऑप्शन बी में जैव अनिम्नीकरणीय, और ऑप्शन डी में ग्रीन हाउस गैस, और डी नंबर कोई नहीं। ये जैव निम्नीकरणीय मतलब क्या, वो सड़गल के खत्म हो जाए ना। अगला बी नंबर जैव अनिम्नी, मतलब ये सड़गल के खत्म होने वाला पार्टी है नहीं, ये हो गया। सी नंबर ग्रीन हाउस गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं। डी नंबर कोई नहीं। तो आपको बता दें डीडीटी जो होता है वह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। ये जो डीडीटी है ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। तो ऑप्शन से भी इनके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर। चलिए सवाल है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए दिया है सदैव सीधा, ऑप्शन बी सदैव उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा और सीधा दोनों, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, यानी 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो कहता है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं,
तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस क्रिया को क्या कहते हैं बोले? ट्रांसक्रिप्शन। बोले डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन दिया था, ए नंबर ट्रांसलोकेशन, बी नंबर ट्रांसक्रिप्शन, सी नंबर ट्रांसलेशन और डी नंबर ट्रांसलेशन। तो डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए की डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो ये ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा बी नंबर। और क्वेश्चन नंबर अब जो 10 उस पर बात करते हैं। कहता है कि पुष्पों में, क्या कहता है सवाल? पुष्पों में वायु द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है? जिस पुष्प में वायु द्वारा परागण होती है, जिस पुष्प में वायु के द्वारा परागण होती है उसे डायरेक्ट अपने भाषा में लिखा हुआ है वायु परागण। तो ऑप्शन इसमें कीट परागण, वायु परागण, पक्षी परागण, जल परागण। तो वायु के द्वारा परागण होगा तो उसको क्या बोलेंगे? वायु परागण कहते हैं। ठीक है, अगर इसका अंग्रेजी में नाम रहता तो कीट परागण को कहा जाता है एंटेमोफिली। कीट को क्या कहते हैं? इसको एंटेमोफिली, एंटोमोफिली। और वायु परागित को क्या कहते हैं? एनिमो। और पक्षी द्वारा इसको कहते हैं ऑर्निथो। और इसको जल परागण को हाइड्रोफिली। तो इसमें कीट परागण को एनिमोफिली और बी नंबर के वायु परागण से एनिमोफिली। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, ये एनिमोफिली, इसी को क्या बोलते हैं? वायु परागण।